आगे हम लोग आज पढ़ेंगे परावैद्युतांक या निरपेक्षिक वैद्युत इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे विस्तार से, कैसे चीजें आती हैं, जो डेवलपमेंट होती है। अब देखो ध्यान से इधर, चलो। तो मान लो सबका ध्यान होना चाहिए, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश, बोलो आप लिखो मत, ध्यान दे देखो। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो, बोलना नहीं किसी को है, तो उनके बीच कार्य करने वाला बल, ठीक। सबका ध्यान रखो, अभी कोई लिखेगा नहीं, किसी पेन चलना चाहिए। पहले हम बात करेंगे निर्वात या वायु के लिए। निर्वात या वायु में कार्य करने वाला बल। जब हम लोग निर्वात या वायु के लिए बल की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एफ ए, एयर में फोर्स। कहां पर? एयर में फोर्स, हवा में बल। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? कूलाम बल। और कूलाम बल हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात के लिए हम लोग लगाते हैं नॉट। क्या लगाते हैं? एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, ठीक। इंटू Q1 इंटू Q2 बटे क्या लिखोगे? R स्क्वायर। एक एक बात ध्यान समझना। ये मान लिया मैंने निर्वात या वायु के लिए, यानी निर्वात या वायु में जो बल काम करेगा, जो बल का इफेक्ट होगा वह इतना होगा। कई बार पूछ लेता है कि परावैद्युतांक के लिए जो बल, यानी वायु में बल और माध्यम में जो बल का रेशियो होता है, कैसे हम लोग उसको डिफाइन, कैसे निगमन करते हैं। कभी कभी भी पूछ लेता है, या वायु में जो बल होता है वह किसी माध्यम में बल के कितना गुना होता है, वहां पर पूछेगा। तो निर्वात या वायु में जो काम करने वाला बल होगा इतना आएगा। लेकिन अब अगला हम बात करेंगे माध्यम में। अब माध्यम क्या आ गया है? माध्यम, मान लो माध्यम मतलब ये हो गया, इसके बीच कोई परावैद्युत पट्टी रख दी गई। परावैद्युत पट्टी। अब परावैद्युत पट्टी का मतलब ये है, हम लोग कह सकते हैं जैसे हमने इसके बीच में रख दिया, कौन रख दिया? रबड़। क्या रखा? रबड़ रखा। कांच रखा, या हम माध्यम की बात कर रहे हैं, कांच रख दिया, रबड़ रख दिया, या कोई पेड़ रखा, पन्ना रखा आदि, ठीक। माध्यम में कार्य करने वाला बल, में कार्य करने वाला बल। अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे उदाहरण ले तो एकदम विस्तृत समझ में आएगा, ठीक। तो जब माध्यम के लिए हम बात करते हैं तो हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, जहां हम लोग लिखे एप्सिलॉन नॉट, इस नॉट को हटा दो, पूरा यही रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मीडियम के लिए हम बात कर रहे हैं, लिखेंगे यम। मीडियम में कहा? फोर्स। मीडियम में फोर्स ऑफ मीडियम, फोर्स ऑफ एयर, फोर्स ऑफ मीडियम। तो हम लोग लिखेंगे क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लग जाता है। क्या है? परावैद्युतांक है, कल पढ़ाया भी था, एक परावैद्युतांक। और तो लिखवाई करोगे क्या? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको मानो समीकरण नंबर कौन सा? 2। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? जब माध्यम के लिए बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे? माध्यम के लिए, तो पूरा फार्मूला यही रहेगा, बस इसमें क्या लग जाएगा? के लग जाएगा, क्योंकि माध्यम आगे क्या इसमें, तो माध्यम हम लोग दिखाते किससे हैं? के से। बताया था कल। जहां के क्या है लिखेंगे, जहां के क्या है? परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक
जहां के परावैद्युतांक है। और मैंने इसका सूत्र भी डेवलप करवाया था। के बराबर क्या होता है? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात हम लोग कहते क्या है? परावैद्युतांक। यानी माध्यमों के वैद्युतशीलता को हम लोग दिखाते किससे? एप्सिलॉन से ना जी। और निर्वात के नाट से कल प्रूव करवाया था। बताओ तो एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन बराबर के, ऐसे लिख लो, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। कोई दिक्कत? तो एप्सिलॉन नॉट इनटू के का स्थान क्या रखो? ऐसा रखो। बताओ तो क्या आएगा? एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे, समीकरण क्या मान लो? 3 मान लो। तो कितना बढ़िया चीज निकलने वाला है, बहुत बढ़िया चीज निकलने वाला है। ठीक, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण पहले 2 में भाग दो। समीकरण 1 समीकरण 2 में भाग दो, क्या मिलेगा? समीकरण 1 में समीकरण 2 से करने पर, भाग देने पर, तो समीकरण को समीकरण 2 से भाग दोगे तो क्या होगा? देखो यार, ये तो हो जाएगा एफ ए बटे एफ एम, एफ ए बटे एफ एम बराबर है सफा चट हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, सफा चट। और 1/4 पाई सफा चट हो जाएगा, 1/4 पाई सफा चट हो जाएगा ना। दैट लिखूं डायरेक्ट। तो ए है नीचे, ये कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा बराबर। ठीक, यही आएगा? नहीं आएगा? आएगा आएगा आएगा, यही आएगा। ठीक, इसको यही छोड़ दो, इसको यही छोड़ेगा, अभी काम देगा इसका जीवन में। या ठीक, मानो समीकरण कौन है? 4 मान लेते हैं। बताओ हम यहां से एक चीज लिख सकते हैं कि एफ ए बराबर क्या हो गया? के इंटू एफ एम, एफ एम, एफ एम। अब इसको यहां छोड़ो, अब थोड़ा हम आगे बात करते हैं। अभी मैंने समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिए, अब तुम समीकरण 1 में समीकरण 3 से भाग दो, तो क्या निकलता है? देखो इधर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से, हाँ 3 से भाग करने पर, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? एफ ए बटे एफ एम, 1/4 पाई कटेगा, और ये बटा में है तो एप्सिलॉन कहां जाएगा? ऊपर। और कहां आएगा? ये नीचे ध्यान रहे, और हे पूरा करेगा सफा। तो क्या हो गया बताओ? आगे एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन, इतना समझना पड़ेगा। इसको मालूम है समीकरण नंबर कौन सा मान रहा हूं अभी। अब बताओ समीकरण 4 और 5 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? समीकरण 4 था 5 से, समीकरण 4 तथा समीकरण किससे? 5 से क्या निष्कर्ष निकला बच्चों? एफ ए बटे एफ एम बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर के। और इसी को हम लोग के को ही हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी के ही इसके बराबर होता है। अब यहां समझो क्या इसका मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लॉजिकल चीज है इसमें। हम लोग परावैद्युतांक तो पढ़ लेते, रट्टा मार लेते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं। आज मतलब ही आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो इधर हमने बात किया था, जो के का मान होता है वायु के लिए वह होता है ए, किसके लिए? वायु के लिए, लिखा था नहीं लिखा था? और जो के का मान होता है धातुओं के लिए कितना होता है? अनंत होता है धातुओं के लिए। और जो के का मान होता है परावैद्युत पदार्थ के लिए, के से अधिक, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ यानी कुचाला पदार्थों के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं रबड़, तो रबड़ के लिए जो के का मान निकल के आता है वह होता है लगभग 5.9 के करीब में। और जल के लिए, रबड़ के लिए बात कर रहा हूं मैं, रबड़ के लिए अगर वही जल के लिए बात करोगे, जल का पूछा गया, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है
जल का परावर्तन कितना होता है 80, कहीं कहीं 81 भी दिया गया है, तो आपको हमेशा क्या मारना है 80 मारना है, इधर से नहीं समझना क्या है। जब कहेगा जल का परावर्तन कितना होता है 80, लेकिन वही कह देगा अशुद्ध जल या शुद्ध जल, तो अलग मैटर हो गया हो। अशुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल के लिए जो परावर्तन का मान कितना होता है 81 होता है, ये ध्यान रखना। यहां पर जल के लिए हो गया, किसके लिए हो गया जल के लिए। 1 मिनट बोलो मत, तो इसका मतलब समझो क्या है। इसका अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल, यानी इस धरती का सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है वर्षा का जल, और सभी क्या होते हैं अशुद्ध होते हैं, हम लोग बस उसको यूज करते हैं। तो यहां बात छोड़ो, यहां पर हम क्या समझने वाले। मान लो हमने क्या बात किया था, हम वायु में खड़े हैं, तो समझो यहां पर हम वायु में खड़े हैं, वायु में अपने मैंने हाथों को, दोनों हाथों को बजाया। अब बताओ, अब आवाज तेज आएगी कि मैंने इस हाथ को पानी में ले जाके कहा, कोई तब रखा है, तब मैं जाऊं हाथ को डुबो दूं, अब वहां मैं ताली बजाऊं, बताओ ताली कब तेज बजेगी, वायु में ताली तेज बजेगी, क्योंकि वायु का फ्रैक्शन बहुत ही क्या है नगण्य है, डेंसिटी क्या है बहुत ही कम है, लेकिन पानी का तो क्या होता है एयर से बहुत ही ज्यादा है, वहां पर बॉल बहुत कम लगेगा। एक प्रूफ करते हैं हम लोग कैसे हो रहा है माध्यम में, समझो इधर। मान लो चला, अगर किसी मिला के तुम मारोगे पानी में, बताओ पानी के लिए के मान कितना है 80 के यम, इसका तुम समझ रहे हो। अगर मान लो वायु में तुमने किसी वायु में एफ यम, ये क्या एफ यम, तो समझो यहां पर अगर हमने जल में, बोलो मत, अगर हमने जल में किसी व्यक्ति को मारा 10 न्यूटन के फोर्स, कितने वो माना जी, मान लो हमने मारा उसको 10 न्यूटन के फोर्स से, लेकिन कहां मारा इसको मैंने जल में, लेकिन जब वही वायु के लिए बात करोगे तो कै गुना हो जाएगा 80 गुणे कितना होगा जी 10। सर्वा दिख रहे हो, दिख रहे हो। अगर पनिया में लगेगा उसको 10 न्यूटन का फोर्स, तो बाहरवा जब जड़ोगे ना 80 गुना स्पीड से फोर्स लगेगा, 80 गुना। ये है परावर्तन, समझ रहा ना। तो लोग और छोड़ो, और देखोगे जब होता है तो कहते हैं हम लोग क्या है बॉक्सिंग। ये बताओ जब बॉक्सिंग होता है तो क्या हाथों खुला होता है, हाथों कुछ पहने होते हैं, गुलदस्ता, ग्लव्स, ग्लव्स पहने, क्या पहने होते हैं, ग्लव्स पहने होते हैं। क्यों पता चला कि पहना है केवल हाथ में खुला है, एक हाथ हमारे चला गया, खत्म हो गया हमेशा के लिए। लेकिन क्या होता है गुलदस्ता पहना, गुलदस्ता करता क्या है, अरे वही ग्लव्स भैया, ग्लव्स पहना है। अब बताओ जब ग्लव्स मारते हैं क्या होता है, ग्लव्स अधिकतर फोर्स क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लिया। अगर वही ग्लव्स ना पहने तो क्या होगा, फोर्स उनके हाथों में क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बात सही है नहीं सही है, प्रूफ करके दिखा दिया मैंने। अगर तुम किसी व्यक्ति को पानी मारोगे तो कितना अगर फोर्स मार रहे हो 10 न्यूटन से, तो वही फोर्स एयर में किसके बराबर होगा, पहला ना 8 गुना, ना 10 गुना, ना 20 गुना, क्या गुना 80 गुना। समझ रहे हो, बहुत प्रभाव डालेगा। ये होता है परावर्तन। हमने क्या कहा था, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा तुमको मार के भगा, मान लो एक मुक्का मार दिया, अब तुम भी सोचो मैं भी उसको मारूं, और जा क्या किया, तुम्हारे घर में जो क्या रखा था गद्दा रखा, तुम्हें क्या हुआ छुपा गया, अब एकदम बलिया रही अपने आप, अब तुम कहां मार रहे हो उसको, गद्दे के ऊपर से मुक्का गिरा रहे हो, और तो उसको चोट लगेगा, लेकिन उसको क्या मारी भैया कोई दिक्कत नहीं है, समझो ना भाई बहन, क्यों उसको वहां पर फोर्स का आभास नहीं होगा। ये मतलब होता है परावर्तन का। समझना द्रवड़ाक से, चलो बोलो मत, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बोलो मत, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में हम लोग पढ़ेंगे क्या होती इसमें असमानताएं और क्या होती इसमें समानताएं। ये डालो, अगर ये डालो सब लोग, हाँ है पढ़े डालो। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल
और गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल, इसे हम लोग पढ़ें क्या क्या समानताएं होती है, क्या क्या असमानताएं होती है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। पहला हम लोग पढ़ेंगे असमानताएं। असमानताएं, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं डिससिमिलरिटीज, डिससिमिलरिटीज, असमानताएं, ठीक। हम लोग यहां पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या क्या असमानताएं होती हैं। चलो अभी लिखना नहीं है, कुछ टाइम के लिए, पहले समझो, समझ लोगे ऑटोमेटिक लिख लोगे, ठीक। पहले समझते हैं। तो एक तरफ हेडिंग क्या रहेगा हमारा, स्थिर विद्युत बल, और ये तो हेडिंग क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। चलो अभी किसी लिखेंगे लिखवाएंगे हम, पहले समझो। हम लोग जानते हैं जो स्थिर विद्युत बल होता है वह होता है यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक। अब तो सबको याद हो गया होगा चीज, ठीक। उसी प्रकार से जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह बराबर क्या होता है, G M1 M2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक। अब हम लोग जो पहला पॉइंट लिखेंगे ना, समझो, जो स्थिर विद्युत बल होता है इसमें दुई आवेश होते हैं, या तो आवेश दोनों प्रकार का पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, या तो आवेश एक मिला पॉजिटिव मिला क्या सकता है, नेगेटिव। अगर दोनों मिला पॉजिटिव है, दोनों में नेगेटिव रहेंगे तो कौन बल काम करेगा, प्रतिकर्षण। अगर एक मिला मान लो अलग अलग हो गए तब क्या काम करेगा, बहुत ध्यान समझना। जो स्थिर वैद्युत बल होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। यानी वह किसी चीज के यानी आवेशों को अपनी तरफ खींच भी सकता है और दूर भी भगा सकता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं होता है, यह प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं होता है, यह केवल होता है अट्रैक्शन प्रकृति का, यानी आकर्षण प्रकृति का, आकर्षण प्रकृति का। ये बताओ, ब्रह्मांड में बहुत सारे पिंड रोटेट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। हम लोग जानते भी हैं कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पिंड है वह कौन है, मान लेते हैं हम, एब्जॉर्व करते हैं, मैं मान नहीं रहा हूं, ब्रह्मांड में बहुत सारे बहुत बड़े पिंड है, मैं मान रहा हूं अपेक्षा के सूर्य है वह क्या सबसे बड़ा पिंड है, ये हम नहीं कर रहे हैं। एक गैलीलियो साहब ने कहा था, गैलीलियो जिसने दूरबीन का आविष्कार खोज किया था, उन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड का जो केंद्र सेंटर है वह क्या है, सूर्य है, और सभी आकाशीय पिंड उस सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यानी और हम लोग जानते भी हैं जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से 109 लाख गुना बड़ा, कितना बड़ा है, 109 लाख गुना बड़ा है, तो हम सोच नहीं सकते हैं 109 लाख गुना। यानी अगर हम पृथ्वी को मान लें सरसों का बीज, क्या मान लें, अगर पृथ्वी के सरसों का बीज मान लें, जो सूर्य होगा एक फुटबॉल के समान होगा। अब जब गिनना बैठ करके एक फुटबॉल कितना सरसों आएगा, ठीक, हाँ मार रहा हूं, इतना बोलो मत, इतना बड़ा होता है, इंतजार हम कर रहे हैं, सोचो। तो इसी के बारे में बोलो मत, इसी के बारे में जब जा करके जब न्यूटन साहब ने ब्रह्मांड के बारे में डीपली अध्ययन करना शुरू किया तो दिया क्या, गुरुत्वाकर्षण का बल, नहीं ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच में काम करने वाला आकर्षण बल।
पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी ब्रह्मांड में जिस पिंड का मास बहुत ज्यादा होगा वह वस्तुओं को अपनी तरफ उतना ही तेजी से करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बताओ, पृथ्वी सूर्य को अपनी तरफ खींच रही है कि सूर्य पृथ्वी की तरफ खींच रहा है? सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ क्या कर रहा है? रीजन, व्हाट इज रीजन? रीजन यही है कि हमारे यूनिवर्स का जो सबसे बड़ा पिंड है वो हम लोग क्या मान रहे हैं? सूर्य मान रहे हैं। और न्यूटन ने कहा था जिस पिंड का मास ज्यादा होगा वो उतना क्या लगाएगा? बल लगाएगा। यहां पर ए मैटर है। उसी प्रकार से थोड़ा और डीपली बात करते हैं। दूरी बढ़ेगा तो बल भी क्या होगा? दूरी बढ़ाओगे तो बल घटेगा। दो मिला पास पास बैठे हैं तो बल क्या होगा? अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और दूर बैठ गए तो मान लो ट्रेन बैठे हो, ट्रेन में जा रहे डिब्बे में और सामने सामने बैठ गए एक मेल एक फीमेल, फेंडा फेंडी बैठ गए, अब बताओ अट्रैक्शन वहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा। और दूर दूर हो नजरें मिले, क्या मिलेंगे? नजरें मिलेंगे वहां पर। बोलो मत, ठीक। तो यहां पर मैटर है, मतलब हमारे कहने मतलब क्या है? अगर दो पिंडों के बीच, जैसे हम लोग जानते भी हैं, देखो ना, ये सूर्य क्या है? सूर्य है। सूर्य का सबसे नजदीकी प्लैनेट कौन होता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। मान लिया मैं, हम लोग जानते हैं जो बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी है। जब सबसे नजदीकी है, जो बुध है वो सूर्य की परिक्रमा कर लेता है 88 दिन, करीब करता है 88 दिन में। वही जो पृथ्वी है सूर्य से क्या है? थोड़ा दूरी पर है। तो जो पृथ्वी सूर्य परिक्रमा करती है वो क्या दिन करती है? 101 वर्ष में, यानी 365 दिन में। मानते ना जी? चाहे हम लोग कहें एक वर्ष, चाहे क्या कहें 365 दिन 4 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड में चक्कर लगाती है। कौन? पृथ्वी माई। ठीक उसी प्रकार से और थोड़ा दूरी पर जाओगे जो अरुण ग्रह है वो तो 100 समलोग मान लो दिन में, कोनो वर्ष में वो तो करता है प्रकाश वर्ष में। और प्रकाश वर्ष कितना होता है? 4.61 गुणे 10 घाते 15 मीटर। सरवाल क्या काउंट ही नहीं कर पाओगे, 10 घाते 15 पहुंच गया। इतना दिन में क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। क्यों कर रहा है? तो दूरी क्या हो जा रही है? वहां पर बहुत ज्यादा हो जा रही है। वैसे हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितना है? 14.5 करोड़ किलोमीटर है। सोचो, इतना दिन में परिक्रमा कर रही है, एक वर्ष में कर रही है। जो कई प्रकाश वर्ष दूर होंगे वो कितना टाइम परिक्रमा करते होंगे? और टाइम लगता होगा। तो वहां पर हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात क्या करने वाले हैं? सबसे मेन बात यहाँ पर है, समझो इधर। हम बात कर रहे हैं स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो जो स्थिर विद्युत बल होता है, यह लिखा नहीं है किसी को, यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। दोनों प्रकृति का क्या होता है? होता है। और होता क्यों है ये भी जान गए, सब प्रयोग बताए सिखाई चुका हूं। या क्योंकि केवल, अच्छा तुमसे कोई मान लो पूछ लिया कि गुरुत्वाकर्षण बलवा काहे आकर्षण होता है, काहे प्रतिकर्षण नहीं होता है, तो ये भी बताता हूं। बताओ, मान लो तुमको किसी व्यक्ति का मास बताना हो, मान लो हमारे बताना हो, हम कहें कि हमारा मास -60 किलोग्राम है। बताओ कहना उचित है? कहना उचित है? लेकिन तुम कह सकते हो इस पिंड पर आवेश कितना है? -10 कूलाम है, कह सकते उचित है। +10 कूलाम है, ये कहना उचित है। कि हमारा मास 60 किलोग्राम है, कहना उचित है? हम हवा उड़ रहे हैं, हम चले गए अंतरिक्ष में, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। इसीलिए यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह केवल क्या होता है? यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। अच्छा, थोड़ा और डीपली में दूसरा पॉइंट क्या है कि बताओ आकर्षण कब होगा? 1 मिला प्लस 1 मिला, प्रतिकर्षण कब होगा? यानी दोनों प्लस दोनों, यानी इससे निष्कर्ष निकल रहा है जो स्थिर विद्युत बल होता है वह धनात्मक और ऋणात्मक
प्रकृति का भी होता है। यानी जो स्थिर विद्युत बल होता है वह धनात्मक और ऋणात्मक प्रकृति का हो सकता है। यहां लिखेंगे अगला, यह धनात्मक, यह धनात्मक, बोलो मत, यह धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक प्रकृति का हो सकता है, हो सकता है। यह क्या होगा, केवल यह केवल धनात्मक प्रकृति का होता है। मास हमेशा पॉजिटिव माप पे ध्यान रहना चाहिए चीज। यह केवल क्या होता है, यह केवल धनात्मक प्रकृति का, यह केवल धनात्मक प्रकृति का होता है। बात समझ में आई आ रही होगी। अगला पॉइंट, असमानताएं पढ़ रहे हैं। देखो इधर, जो स्थिर विद्युत बल होता है वह आवेश पर निर्भर कर, किस पर निर्भर कर रहा है, आवेश पर। और ये वाला द्रव्यमान पर। यानी जो कूलाम बल होता है वह आवेश डिपेंड अपॉन आवेश, चार्ज, ठीक, इस पर डिपेंड अपॉन मास। क्या लिख सकता हूं मैं, यह आवेशों पर निर्भर करता है, यह आवेशों के मान पर क्या करता है, हाँ, निर्भर करता है। अगला किस पर डिपेंड है जी, अगला किस पर, हाँ, यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह पिंड के द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर करता है। कोई दिक्कत, तो यह आवेशों पर निर्भर करेगा, यह किस पर निर्भर करेगा, पिंड के। चौथा पॉइंट क्या, देखो चौथा पॉइंट सबसे खतरनाक पॉइंट। खतरनाक पॉइंट क्या है, जो स्थिर विद्युत बल होता है यह बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक, अगर मान लो सड़क पर चल रहे हो, नजरे से नजरे मिलेंगे, तुम मरोगे नहीं, बस तुम्हारे शरीर में हलचल पैदा होगा। ठीक, लेकिन वहीं पर सड़क पर जा रहे हो, तार से टच कर गए, अब हलचल नहीं पैदा होगा, तो वहीं पैदा हो जाओगे डायरेक्ट, आत्मा से पदमा क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट कहां लगे। यानी यह बल क्या होता है, सबसे प्रबल। यह क्या होता है, यह दुर्बल होता है। अब कितना होता है भी बात करेंगे, ये भी हम बात कितना होता है प्रबल, कितना दुर्बल। यह क्या होता है हम लिखेंगे, यह सबसे प्रबल बल होता है, यह सबसे प्रबल बल होता है। और यह क्या होगा, यह सबसे दुर्बल, उसी को हम लोग कहते हैं क्षीण बल। क्या होता है, क्षीण बल, बोलो मत, क्षीण बल क्या होता है। अच्छा, तो कितना होता है, होता तो है, लेकिन होता कितना है हम लोग यहां समझेंगे। देखो, मान लो, जगह दिख रहा है ना जी, चलो देखो ना, जो स्थिर वैद्युत बल होता है, अगर हम बात करते हैं प्रोटॉनों के लिए, किसके लिए बात करते हैं, प्रोटॉनों के लिए, तो जो प्रोटॉनों के लिए बात की है, कोई बात नहीं, प्रोटॉन बोलो, चलो, तो जो स्थिर विद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के 10⁻36 गुना के बराबर होता है। कितना, 10⁻36, किसके बीच में, प्रोटॉनों के बीच में। अगर यही बात करोगे इलेक्ट्रॉनों के बीच में, तो और ज्यादा होता है। Fe बराबर होता है 10⁻, शायद 45 या 46 होता है। बोले कितना, Fg इतना होता है। बताओ, बहुत ज्यादा नहीं ज्यादा है, साला हमको 10 की घात में है, ना 10 गुना, ना 20 गुना, ना 50 गुना, ना 1000 गुना, 10 की घात 36 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सुबह से हम लिखते रहो ऐसे, है लिख जाओ, कितना गुना, समझ में आ रहा है। यानी यह बल बहुत ही क्या है, प्रबल होता है। यानी जो यह बल होता है सबसे प्रबल होता है, क्या सबसे दुर्बल होता है। किसी कोई दिक्कत,
किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, करो फटाक से। देखो 5वां पॉइंट क्या है, बोलो मत। देखो स्थिर वैद्युत बल में बताओ माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव पता नहीं पड़ता है। माध्यम चेंज करोगे, बताओ स्थिर वैद्युत बल का मान घटेगा बढ़ेगा नहीं घटेगा, बढ़ेगा जी, बढ़ेगा। पानी में तमाचा मारोगे और वायु तमाचा मारोगे, क्या वही रहेगा? यानी माध्यम का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में माध्यम प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे तुम निर्वात में हो चाहे पानी में हो, हमेशा बल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। हम यहां लिखेंगे, इसमें लिखो, इसमें माध्यम की उपस्थिति का, इसमें माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसमें माध्यम की उपस्थिति प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। 5 पॉइंट है, किसमें? डिफरेंस में, असमानताओं में। और आगे हम लोग पढ़ेंगे समानताएं। बताओ 5 पॉइंट में किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक, बता ही दिया मैं। यही पॉइंट आपको याद करना है, कई बार पूछा गया, कई बार, कि प्रोटॉनों के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होता है? 10 घाते 36 गुना होता है। वही इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो क्या ई मतलब क्या होता है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान होगा वह ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या गुना होगा? 10 घाते 43 गुना। क्या गुना? 10 घाते 43 गुना होता है। इतना बात सबको ध्यान रखना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.